गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव धवन। गाइस, स्वागत है आपका वोकैब इंग्लिश गुरु ऐप पे और हम कर रहे हैं नाउन टॉपिक। तो नाउन चैप्टर जो पार्ट फर्स्ट था वो हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने नाउन का क्लासिफिकेशन किया, हमने प्रॉपर नाउन कंप्लीट कर लिया और कॉमन नाउन के अंदर हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब सेकेंड चैप्टर की हम शुरुआत करने जा रहे हैं और इसमें हम अब करेंगे स्टार्टिंग कॉमन नाउन का ही जो पार्ट है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन। तो आज हम करने वाले हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन हम कर चुके हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि अगर बॉय लिखा हो तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बॉयज हो जाएगा तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ऐसे ही सिटी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिटीज प्लूरल काउंटेबल नाउन। चाइल्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और चिल्ड्रन प्लूरल। तो ऐसे ही ये सब है। तो ये कोई महान बात नहीं है कि आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन का डिफरेंस ना बताओ, तो ये बहुत सिंपल सी चीज है। ओके, ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन कौन सा सेंटेंस इनमें से इनकरेक्ट है। तो ये ऑप्शंस आपके सामने है। वीडियो पॉज करके आप आराम से अपना टाइम लेके और आंसर दे सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। इनमें से एक भी सेंटेंस गलत नहीं है, एक भी सेंटेंस इसमें से गलत नहीं है। अब ये क्यों सारे के सारे सही हैं या क्या रूल्स हैं, तो वो शुरू करते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, पहला रूल क्या है कि पीसीएन के पहले कभी भी ए एन नहीं आ सकता, क्योंकि ए एन के कई मीनिंग होते हैं, जिनमें से जो एक मीनिंग है वो एक भी होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ए और एन का एक मीनिंग जो है वो कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, मीनिंग को इसके अलग हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक जिनका मीनिंग एक भी होता है, यानी वन जिसको बोलते हैं अपने, तो इस वजह से, और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा, तो कभी भी ए और एन प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं आ सकते। अ बॉयज, अ कार्स, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन द लग सकता है। द बॉयज, द कार्स, ठीक है, द लग सकता है, सिर्फ एन नहीं लग सकता। ठीक है जी, पीसीएन अकेला आ सकता है। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन अकेला नहीं आ सकता। सिंगुलर काउंटेबल नाउन को अपने साथ, ठीक है ना, मतलब उसके पहले या उससे के लिए तीन कैटेगरीज में से किसी एक का होना कंपलसरी। एक कैटेगरी तो ये रही, पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, एक कैटेगरी थी आर्टिकल वाली, और तीसरी कैटेगरी थी वो दिस दैट वाली, दिस दैट, नो, एनी। ठीक है, ये वाली कैटेगरी थी। तो कहने का मतलब ये है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तो मजबूरी थी कि उसको उसके पहले या उसके लिए इनमें से किसी एक का आना कंपलसरी है, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन की कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। प्लूरल काउंटेबल नाउन की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। उसके पहले ये जितनी भी चीजें यहां लिखी हुई हैं ये आ सकती है। ठीक है ना, आ सकती है, आना कंपलसरी नहीं किसी का भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, फिर दिस, दीज, दोज, मैनी, फ्यू, सम ऑफ, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है ना, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, डिटरमिनर्स हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं, 20% ऑफ, एनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, ये सारे के सारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आ भी सकते हैं। ठीक है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन अकेला भी आ सकता है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है।
इसी वजह से ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस थे ना, ये सारे के सारे करेक्ट थे। अब इनका मीनिंग क्या निकल रहा है मैं बता देता हूं। सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, यानी कुछ लड़के इंटेलिजेंट होते हैं। यह बात पूरी दुनिया के लड़कों की हो रही है, यानी लड़कों की बिरादरी की हो रही है। सम ऑफ द बॉयज, जब द बॉयज का मतलब आ जाता है तो कुछ पर्टिकुलर लड़के, हम कुछ पर्टिकुलर लड़कों की बात कर रहे हैं। मान लो अगर एक क्लास के अंदर 40 लड़के हैं, उसी क्लास की बात कर रहे हैं कुछ टीचर्स। तो एक टीचर ने कहा कि सम ऑफ द बॉयज, द यानी वह, ठीक है ना, मतलब उन लड़कों में से कुछ लड़के इंटेलिजेंट थे। बॉयज आर इंटेलिजेंट यानी पूरी दुनिया के बॉयज की बात हो रही है कि लड़के इंटेलिजेंट होते हैं। द बॉयज का मतलब मान लो उस क्लास के लड़कों की बात हो रही है, तो कोई टीचर कहता हाँ वो लड़के इंटेलिजेंट है। तो यहां द क्या काम कर रहा है, वो वाला, वो कह दो या वे कह दो कि वे लड़के इंटेलिजेंट है। फिर ऑल बॉयज का मतलब ये पूरी दुनिया के लिए ही हो रहा है, लेकिन इसमें भावना थोड़ी और ज्यादा ये हो रही है कि सारे ही लड़के इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। अब ऑल द बॉयज का मतलब ये है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर क्लास के लड़कों की बात करें तो हम कह रहे हैं कि वो सारे लड़के या वे सारे लड़के, ठीक है जी, वे सारे लड़के इंटेलिजेंट है। तो कहने का मतलब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है हमारा बॉयज। अगर आप इसके पहले कोई एडजेक्टिव या डिटरमिनर लगा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं लगा रहे तो भी कोई बात नहीं। आर्टिकल द इसके आगे लगा रहे हो तो कोई बात नहीं लगा रहे तो कोई बात नहीं। मीनिंग में फर्क पड़ेगा लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट रहेगा। मीनिंग में फर्क पड़ेगा तो वो तो जहां जिस तरह की मीनिंग की जरूरत है वहां के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि द भी लगाना है या नहीं लगाना। ओके जी, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन बहुत छोटा सा था। अब हम बात कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन की। तो काउंटेबल नाउन के अंदर पहला था कॉमन नाउन, जिसके दो पार्ट थे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, जो हमने कर लिए। अब हम बात कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन की। समूहवाचक संज्ञा। देखिए कलेक्टिव नाउन का मीनिंग क्या होता है, जिस नाउन या संज्ञा से समूह का बोध हो। कोई ऐसा नाउन या संज्ञा जिससे किसका बोध हो, पूरे समूह का बोध हो, उसको आप क्या बोलते हो, समूहवाचक संज्ञा। जैसे नाम तो आप एक ले रहे हो लेकिन बहुत सारे लोगों के या बहुत सारी चीजों के होने का उसमें पता लगे। जूरी का मतलब होता है बहुत सारे जजेस जो किसी कंपटीशन को जज कर रहे होते हैं। फैमिली का मतलब अपने आप फैमिली मेंबर्स आ गए। ऑडियंस का मतलब बहुत सारे लोग आ गए। टीम का मतलब टीम मेंबर्स। कमेटी का मतलब कमेटी मेंबर्स। और आर्मी का मतलब बहुत सारे सोल्जर्स। तो नॉर्मली कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हम सिंगुलर में करते हैं, यानी इसको अगर ये सब्जेक्ट बनता है ना तो इसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर। और इसके साथ अगर हमें कोई पोजेसिव प्रोनाउन यूज करना पड़ जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ इट्स आ सकता है। आमतौर पर कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर माना जाता है। तो अगर ये सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर आती है। और अगर इसे जरूरत पड़े पोजेसिव एडजेक्टिव की तो वो भी इसके साथ सिंगुलर यानी इट्स आता है। स्पेशली द हर्ड, हर्ड का मतलब होता है झुंड पशुओं का। द हर्ड ऑफ काउज इज, देखो ये इज किसके लिए आता है, किसके लिए आया फिलहाल यहां पे, हर्ड के लिए। हर्ड एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है जी। और क्योंकि ये सिंगुलर होता है इसके लिए वर्ब भी क्या है, सिंगुलर। इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी जो झुंड है वो चर रहा है। द कमिटी हैज यूनैनिमसली टेकन इट्स डिसीजन। कमिटी के लिए हैज आया है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। और
यहां पे इट्स आया है, यहां पे देखो हिज नहीं आया, हर नहीं आया, आवर नहीं आया, योर नहीं आया, देयर नहीं आया, क्या आया? इट्स आया। ठीक है जी, तो ध्यान रखें, क्योंकि कमेटी जो है ना, कमेटी एक नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है ना? अगर हमें बार बार किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात करनी हो, मान लो हमें इंडिया के बारे में बात करनी है, इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है, तो हम एक ही बार इंडिया लिखते हैं, अगले सेंटेंस में इंडिया के लिए हम इट यूज करने लग जाते हैं। इसी वजह से कमेटी के लिए भी अगर हमें कुछ बार बार लिखना पड़े तो हम इट लिखेंगे कि इट इज अ ग्रेट कमेटी है, इट इज अ बिग कमेटी। तो ऐसे ही जब इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाने की टाइम आता है तब ये इट्स बन जाता है। ठीक है ना? तो कमेटी ने यूनानिमसली यानी एक मत से अपना डिसीजन ले लिया। देखो अभी मैंने आपको कहा था कि कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर माना जाता है नॉर्मली, लेकिन कलेक्टिव नाउन एक ऐसा वर्ड है उसे प्लूरल भी माना जा सकता है। ठीक है ना? उसे प्लूरल भी माना जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर एक जूरी वर्ड लिखा हुआ है ना, तो जूरी के लिए इज भी आ सकता है, जूरी के लिए आर भी आ सकता है, जूरी के लिए हैज भी आ सकता है, जूरी के लिए हैव भी आ सकता है। कारण क्या है कि ये डिपेंड करता है कि जूरी जो है वो एक मतलब जूरी का मतलब यहां पे सिर्फ जूरी से है, या जूरी का मतलब कहीं जूरी मेंबर्स हो गया है, ये चीज पे फर्क पड़ता है। तो लिखा तो जूरी होगा, लिखा तो जूरी ही होगा, लेकिन जूरी का मतलब जूरी से है या जूरी मेंबर्स से है, ये चीज हमें पता लगानी पड़ेगी। अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो, मतभेद का मतलब होता है कि विचार नहीं मिल रहे, ऐसा कुछ शो हो रहा है, तो विचार नहीं मिल रहे तो उसके लिए कम से कम लोग तो दो चाहिए ना, तभी तो उनका मत नहीं मिलेगा, विचार नहीं मिलेंगे, यानी एक से ज्यादा होने का पता लग जाएगा। तो अगर आपको लगे कि एक से ज्यादा व्यक्तियों का होने का आभास हो, या आपको वाक्य में कुछ ऐसी चीजें मिल जाएं, डिवाइड, कुछ ऐसे वर्ड्स मिल जाएं, डिवाइड, डिस्पर्स, डिस्ट्रीब्यूट, या दे, देम, देयर, देमसेल्व्स, इस तरह के आपको प्रोनाउन दिखाई दे जाएं, तो समझ लो कि कलेक्टिव नाउन जो है वो वहां पर प्लूरल है। और अब इसके साथ वर्ब भी कौन सी यूज होगी? प्लूरल। और अगर पोजेसिव एडजेक्टिव कोई लगाना पड़ गया तो सिर्फ क्या लगेगा? देयर। द जूरी आर डिवाइडेड आ गया इन देयर ओपिनियन। जो जूरी मेंबर्स है, यहां पे दरअसल जूरी लिखा हुआ है लेकिन मीनिंग में ये चीज क्या है? जूरी मेंबर्स। ये चीज मीनिंग में जूरी मेंबर्स जैसी है। द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, वो बट गए हैं अपने ओपिनियन में। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। देखो अगर ऑडियंस कोई एक लड़की होती तो उसको एक ही सीट चाहिए थी बैठने के लिए, लेकिन यहां लिखा है कि ऑडियंस ने सीट ग्रहण कर ली है, यानी वो सीटों पर बैठ गई है। तो देयर जो है ये इसी वजह से आए क्योंकि अब ऑडियंस जो है वो एक प्लूरल नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, आपने ऐसा बहुत सुना होगा, द ऑडियंस वॉज वेरी सपोर्टिव। द ऑडियंस वॉज वेरी सपोर्टिव। अब यहां तो ऑडियंस के लिए हमने वाज यूज किया है क्योंकि यहां पे कुछ अलग होने की कोई मतभेद वाली बात आई नहीं रही, लेकिन यहां पे अलग अलग होने का पता लग रहा है क्योंकि सीटें एक से ज्यादा हैं, यानी लोग ज्यादा ही हैं। इसी वजह से हम यहां पे वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे और पोजेसिव एडजेक्टिव भी अब इट्स यूज नहीं कर सकते, हमें देयर यूज करना पड़ेगा। अब यहां देखो, द टीम आर, यहां पे टीम जो है लिखा टीम है लेकिन यहां मतलब टीम मेंबर्स से है। द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप, यानी जो टीम थी वो डिवाइड हो गई कैप्टनशिप के मुद्दे पर। ठीक है,
तो हमें जो सार यहां से सीखा है वो क्या है कि जूरी अगर एक ग्रुप की तरह बात करे तो सिंगुलर है, और जूरी का मतलब अगर जूरी मेंबर्स हो तो प्लूरल है। तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर अगर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी और उसके साथ इट्स आएगा, ठीक है। और अगर कलेक्टिव नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी और जरूरत पड़ने पर अब इट्स नहीं आएगा, देयर आएगा, ठीक है। ये एग्जांपल लिखे हुए हैं। ओके जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, एक ऐसा पार्ट जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है। अनकाउंटेबल नाउन यानी वो नाउन जिसकी गणना नहीं की जा सकती, आप जिसको गिन नहीं सकते, जिसे केवल मापा या तोला जा सकता है, ठीक है जी। गुण, अवस्था, क्रिया, भाव, पदार्थ, ये सब कुछ किसमें आते हैं? अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। दो टाइप है इसके, भाववाचक और पदार्थवाचक। चलो जी, पहले आपके सामने कुछ एक छोटा सा क्वेश्चन है, दिख ही रहा है आपको कितना छोटा है। तो आपको बताना है इनमें से कितने करेक्ट हैं। ध्यान रखना, इनमें से कितने सेंटेंसेस करेक्ट हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप वीडियो पॉज करके अपना पूरा दिमाग लगा के आंसर चूज कर सकते हैं। मुझे एक बार आगे बढ़ना पड़ेगा। उसका आंसर देने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ताकि एक मौका आपको और मिल जाए आंसर देने का। देखो जी, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं। सबसे पहले भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में सबसे पहले जो चीज आती है वो ये आती है कि ऐसी कोई संज्ञा, ऐसा कोई नाउन जिसे ना छुआ जा सकता है ना देखा जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है, क्योंकि वो एक भाव है, ठीक है। वो एक, अब एब्स्ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहला क्वालिटी आ रहा है, तो क्वालिटी को ना आप देख सकते हो ना आप छू सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो। जैसे दयालु। अब दयालु जो है, एक सेकंड, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। यहां पे आना चाहिए दया और यहां पे आना चाहिए दया, ठीक है। जो दया है वो एक क्वालिटी है, काइंडनेस, और दयालु वो इंसान होता है जिसको अपने काइंड बोलते हैं। तो क्वालिटी जो है वो नाउन होती है, और वो क्वालिटी जिस इंसान में होती है वो एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। हमेशा इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे पावर क्या है? पावर की ताकत, ताकत एक क्वालिटी है और जिसमें होती है उसको ताकतवर बोला जाता है। तो पावरफुल एक एडजेक्टिव है और पावर नाउन है। तो हमेशा ध्यान रखना, क्वालिटी जो होती है वो नाउन होती है, और वो क्वालिटी जिस इंसान में है, जिसमें वो क्वालिटी है, जिसमें वो क्वालिटी है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। इसका एक और भी बढ़िया सी ट्रिक है याद करने की। देखो, जो डैश है या जिसमें डैश है, देखिए हमें ऐसा लड़का चाहिए जो डैश हो। ये जो के बाद आ रहा है, तो जो के बाद जो बीच में जगह आती है उसके अंदर आपको एडजेक्टिव लगाना होता है। हमें ऐसा लड़का चाहिए जिसमें डैश हो, तो ये जो चीज आ रही है जिसमें के बाद अगर आपको कुछ लगाना है वो नाउन होगा। अब आप बोल के देख सकते हैं, हमें कैसा लड़का चाहिए जो पावर हो या जो पावरफुल हो। हमें ऐसा लड़का चाहिए जिसमें पावर हो, ना कि जिसमें पावरफुल हो, जिसमें पावर हो। हमें ऐसा लड़का चाहिए जो कॉन्फिडेंट हो, और जिसमें क्या हो? जिसमें कॉन्फिडेंस हो। चलिए बढ़ते हैं आगे।
ओके, चलिए नेक्स्ट। अब हम बात कर रहे हैं इमोशन की, भाव की। हमने क्वालिटी कर लिया। तो एंगर का मतलब क्या होता है? गुस्सा, ठीक है। और एंग्री यानी जो गुस्सैल हो, ठीक है। ऐसे ही सिंपैथी का मतलब क्या होता है? सहानुभूति। और सिंपैथेटिक यानी सहानुभूतिपूर्ण। ये प्यार, ये प्यारा, ये बदला और ये बदले से पोत प्रोत कह दो, ठीक है ना। तो इसको भी आप उस तरीके से थोड़ा थोड़ा कह सकते हो कि हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो गुस्सैल हो या जिसमें गुस्सा हो, ठीक है ना, जो लवेबल हो या जिसमें लव हो, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अवस्था की। अब अगर मैं कहूं कि ये जो चीजें सारी, देखो ये नाउन है, तो नाउन का मतलब वो, और एडजेक्टिव का मतलब पर्सन। यहां पे हम बात करेंगे उस पर्सन के लिए, ठीक है ना। अमीरी, एफ्लुएंस, और गरीबी, पॉवर्टी, दुख। तो अमीरी जो है वो एक अवस्था है, और जो उस अवस्था में है वो है अमीर, ठीक है। ये अवस्था है, और यहां आप लिख सकते हैं जो उस अवस्था में है। जो उस अवस्था में है। दुख और दुखी, बुढ़ापा और ये बूढ़ा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें, सारी का मतलब जिनको हम नाउन कह रहे हैं, तो जितने भी नाउन हैं ये सारे के सारे अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ रहे हैं, यानी अल्टीमेटली ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है जी। अल्टीमेटली ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ रहे हैं। ओके, अगली कैटेगरी देखिए, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ये वर्ब, यानी क्या क्रिया। देखो हम हमेशा हमें लगता है कि क्रिया तो क्रिया है, लेकिन एक क्रिया के अंदर से भी एक एक्शन निकल सकता है, नाउन निकल सकता है। देखो ये लाफ है, लाफ ये डेफिनेटली V1 है, तो आपको इसकी V2 V3 मालूम है, लाफ्ड। तो लाफ एक क्रिया है, मतलब कोई हंसा, लेकिन हंसना, लाफ्टर यानी हंसना, ठीक है ना, हंसना। मूव का मतलब होता है कोई किसी जगह मूव करना, लेकिन जब आपको इस तरह की कोई चीज दिखाई देती है उसमें क्या बोलते हैं? मूवमेंट। जज, जज खुद अपने आप में नाउन हो सकता है, लेकिन जब ये जज वर्ब का काम करता है, तो उन्होंने बहुत अच्छा शो जज किया, तुमने बहुत अच्छे से बॉल को जज कर लिया। जैसे कोई बॉल आ रही है और तुमने कैच कर लिया, नहीं, तुमने उसको अच्छे से जज कर लिया, तो इसका मतलब तुम्हारा क्या अच्छा है? जजमेंट अच्छा है। ऐसे ही सिंग, सिंग यानी गाना, लेकिन सिंगिंग, सिंगिंग तो वो एक क्रिया, एक प्रोसेस हो गई, एक वो काम हो गया। तो वर्ब के अंदर से भी बहुत सारे क्या निकलते हैं, हमें क्रिया, एक ऐसे नाउन निकलते हैं, और वो भी किस तरह का काम करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। हमने मटेरियल नाउन की भी बात कर लेते हैं, बहुत सिंपल है कंसेप्ट इसका भी। जिस नाउन या संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके, यानी ऐसा कोई भी
ऐसी कोई भी वस्तु जिसका इस्तेमाल करके आप कोई नई वस्तु बना सकते हो, वो चीज हमेशा ही मटेरियल नाउन कहलाएगी। क्या आप मिल्क से कुछ बना सकते हैं? दूध से कुछ बनता है? चाय बनती है, खोया बनता है, पनीर बनता है, दही बनता है। पानी से कुछ बनता है? चाय बनती है, नींबू पानी बनता है, दुनिया जान की चीजों में पानी डलता है। ठीक है। गोल्ड से क्या बनता है? गोल्ड से ज्वेलरी बनती है, दवाइयां बनती है। तो सिल्वर, आयरन, वुड, सबसे हमें पता है कुछ ना कुछ बनता है। तो वो चीजें जिनसे कुछ और बनता है वो सारी की सारी मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आती हैं। शी हैज परचेज्ड ज्वेलरी सेट ऑफ गोल्ड। आई हैव परचेज्ड फर्नीचर। आई वॉन्ट 3 रिंग्स ऑफ सिल्वर। ये सब क्या है? ये सब मटेरियल नाउन है। ठीक है जी। तो मटेरियल नाउन जो है वो काउंटेबल नहीं होते क्योंकि ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। तो इनको गिना नहीं जा सकता, इनको सिर्फ क्या किया जा सकता है? मापा या तोला जा सकता है। और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल होता है और इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल के अंदर सिर्फ हमें याद रखना है ए और एन। इनके पहले ए और एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना। इनके पहले ए और एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। द का प्रयोग किसी भी नाउन के पहले या के लिए किया जा सकता है। ठीक है जी। द एक ऐसा आर्टिकल है, उसका प्रयोग किसी भी नाउन के लिए किया जा सकता है। तो 2 बातें हमें ध्यान रखनी है। एक बात तो ये कि आप इनके लिए वर्ब सिंगुलर आती है, इनके पहले जो है आप कोई आर्टिकल स्पेशली मतलब सिर्फ ए और एन को यूज नहीं कर सकते। अभी और भी रूल्स हैं, और उन्हीं रूल्स से ही धीरे धीरे आपके वो डाउट क्लियर होंगे जो क्वेश्चन में आपने गलत कर दिए होंगे। देखो, पहला रूल, इनके लिए या इनके पहले ए और एन नहीं आ सकता। ठीक है। तो यहां पे क्लियरली लिख दिया मैंने, आई हैव एन इंफॉर्मेशन फॉर यू। ये वाला सेंटेंस उसमें था जो क्वेश्चन मैंने दिया था, तो इसी वजह से ये गलत हो गया। एक ये भी था, आई हैव अ वर्क इन द मार्केट। मुझे काम है मार्केट में, इसी वजह से यहां पे अगर आपने अ लिख दिया तो ये गलत हो गया। इंफॉर्मेशन जो होती है ना, वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले आप ए एन यही लिख सकते। और वर्क जो है ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसी वजह से ये, इनकी वजह से वो दोनों सेंटेंस गलत हो गए। इनके लिए या इनके पहले द का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे द कॉटन ऑफ इजिप्ट। यहां पे कॉटन जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, पदार्थ है। ऑनेस्टी, ये पदार्थ हो गया, ये क्वालिटी हो गई। ठीक है। ये मटेरियल नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो दोनों के दोनों अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। तो इसी वजह से यहां पे इन दोनों के आगे द तो लग ही सकता है। रूल नंबर 3 देखिए, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ही होते हैं, इनके लिए वर्ब भी सिंगुलर ही आती है। और आप इनके आगे एस या ईएस, ठीक है, अब आगे लिखो या पीछे लिखो, ठीक है ना, या इनके साथ कह दो, आगे पीछे छोड़ो, आप इनके साथ एस या ईएस लगाकर इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है ना। मैंने ये क्वेश्चन उसमें था, ऑल द इंफॉर्मेशन, देखो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है ऑल द इंफॉर्मेशन, लेकिन इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, आप इसके साथ अगर एस लगाओगे तो वो गड़बड़ है। फिर ये होता ही सिंगुलर है तो वर्ग कैसे, तो छोड़ो, मतलब पूरा सेंटेंस ही गलत है। ऑल द इंफॉर्मेशन, पहली बात तो इंफॉर्मेशन ही आएगा और वाज आएगा। आई हैव 2 वर्क्स, यहां भी आपने वर्क के साथ एस लगा दिया। ठीक है जी। तो आई हैव 2 वर्क्स, तो ये जो वर्क है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ आपने एस लगा दिया तो गड़बड़ हो गई।
चलो जी देखिए रूल नंबर 4। इनके जस्ट पहले आप कोई भी कार्डिनल, कार्डिनल का मतलब होता है काउंटिंग, काउंटिंग वाला वर्ड, जैसे कि 1 2 3, ये काउंटिंग वाले वर्ड है। आप अनकाउंटेबल नाउन के जस्ट पहले या उनके लिए कोई भी कार्डिनल का यूज नहीं कर सकते। 1 2 3 ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हम उन्हें गिन ही नहीं सकते। तो प्लीज सेंड टू टी, 2 चाय भेजना। तो चाय जो है ना, चाय को गिना नहीं जा सकता, चाय को गिना नहीं जा सकता। तो आप कैसे उसके लिए 2 लिख सकते हो? आई हैव 2 वर्क्स, तो यहां पे भी एक तो इस वजह से गलत हो गया कि वर्क के साथ एस लगा हुआ है। दूसरी बात, आपने इसके साथ 2 लगा दिया तो भी गलत हो गया, ठीक है ना। और अगर आप मान लो ऐसा भी कह दो कि प्लीज सेंड 2 टीज, तो भी ये गलत है। इसके साथ अगर एस लगाओगे तो फिर गलत है। अनकाउंटेबल नाउन को इनडायरेक्टली काउंटेबल बनाया जा सकता है, लेकिन प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। मतलब आप इनडायरेक्टली उस चीज को थोड़ा गिन सकते हो, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। देखो जैसे इंफॉर्मेशन का मतलब होता है भी कोई जानकारी, लेकिन अगर आप कहो कि मुझे 2 जानकारियां मिली, 3 जानकारियां मिली, तो आप इसके साथ तो ना तो इसके पहले 1 या 2 या 3 लिख सकते हो, ना आप इंफॉर्मेशन के साथ एस लगा सकते हो। तो आप क्या कह सकते हो? ऑल द पीसेस, ये जो पीस वर्ड है ना, आप इसका यूज कर सकते हो कि ऑल द पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, या ऑल द की जगह मैं यहां पे 3 लिख सकता हूं। द 3 पीसेस, यानी जो 3 जानकारियां मिली, द 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय यू वर फेक। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ठीक है ना। अब हुआ क्या, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि आई हैव एन अर्जेंट वर्क, तो बस आपको ऐसा लगता है कि यार ये लाइन बिल्कुल सही है, क्योंकि बस आपका मन इतना ही ध्यान देता है भी यार एन अर्जेंट आ रहा है, बस बहुत है भैया। ये एन आ किसके लिए रहा है? वर्क के लिए। इसी वजह से ये सेंटेंस क्या है? गलत, क्योंकि वर्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन यहां पर ये एन जो आ रहा है, ये आया किसके लिए है? इस पीस के लिए है। अर्जेंट, अर्जेंट से तो हमें सिर्फ वोवल साउंड चेक करनी है, तो इसके अंदर वोवल साउंड है तो एन आया, वोवल साउंड नहीं होती तो अ आता। लेकिन आर्टिकल हमेशा सेंटेंस में किसी नाउन के लिए आता है, और पीस एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। इसको प्लूरल बनाया जा सकता है, जैसा कि यहां पीसेस हुआ है। तो एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, प्लीज सेंड अ कप ऑफ टी। ये जो अ आया है अभी कप के लिए आया, ये चाय के लिए नहीं आया। या अगर मैं कहूं प्लीज सेंड 2 कप्स ऑफ टी, तो ये जो 2 आया है ये कप्स के लिए आया है, ये चाय के लिए नहीं आया। इसी वजह से ये सेंटेंसेस सही हैं। यानी आप इनडायरेक्टली तो क्या है, इन्हें काउंट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा था कि आई हैव बॉट, I have bought 3 rings of gold। मतलब मैं गोल्ड तो नहीं गिन सकता, मैं रिंग्स तो गिन सकता हूं ना भी। रिंग कितनी है? 3 रिंग्स। क्लियर है? ओके, अब अनकाउंटेबल नाउन के पहले या इसके लिए ये जितने भी डिटरमिनर्स हैं ये आ सकते हैं, ठीक है ना। कोई कंपलसरी नहीं है, लगा सकते हो, ठीक है। तो सम, ऑल, ऑल ऑफ, 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, पार्ट ऑफ, हाफ ऑफ,
लगभग ये सारे वही हैं जो अपने वहां देखे थे। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे जो हैं सिर्फ पॉजेसिव एडजेक्टिव का थोड़ा फर्क है, बाकी ये सारे के सारे वर्ड्स वही हैं जो अभी हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए देखे थे, तो ये आ सकते हैं। आई हैव सम वर्क इन द मार्केट, तो इसीलिए ये सेंटेंस सही है कि आई हैव सम वर्क इन द मार्केट। आई हैव लॉट्स ऑफ, तो ये लॉट्स ऑफ भी लगा सकते हो आप, यहां पे सम लगा सकते हो, ठीक है ना। तो और ये ना लगाओ तो भी सही, आई हैव वर्क इन द मार्केट। जरूरी नहीं है कि मुझे अब कुछ ना कुछ लिखना ही है, आई हैव अ पीस ऑफ वर्क लिखना है, जरूरी नहीं है। आई हैव वर्क, तो जनरली हम सम बोल देते हैं, मुझे कुछ काम है, आई हैव सम वर्क इन मार्केट। ठीक है जी, तो ये है वो सारे के सारे सेंटेंस जो मैंने शुरू में आपको दिए थे। इनमें से डेफिनेटली बहुत ही कम बच्चे होंगे जिन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा, बाकियों ने कुछ ना कुछ एक दो गलतियां करी होंगी। तो सिर्फ यही एक सेंटेंस है जो बिल्कुल सही है, बाकी सब में गलती थी। और गलती कौन कौन सी थी एक बार फिर से बता देते हैं। इसके अंदर इंफॉर्मेशन के पहले अ लगा हुआ था। इससे पहले कि मैं आपको बाकी गलतियां बताऊं, एक बार आप वीडियो रोक के खुद चेक करो कि क्या आप इनमें बाकियों में जो गलत है, क्या उनमें आप गलती ढूंढ सकते हो। अगर आप गलती ढूंढ सकते हो तो आपको कंसेप्ट समझ आ गया। ठीक है, वीडियो रोक के आप कर सकते हो, मैं अभी बता देता हूं। यहां पे इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये इसके लिए आ रहा है तो गलत हो गया। यहां पे फिर एन जो है ये भी किसके लिए आ रहा है, इंफॉर्मेशन के लिए, ये भी गलत हो गया। ठीक है, यहां पे इंफॉर्मेशन के साथ आपने एस लगा दिया और इंफॉर्मेशन के लिए आप वर्ब भी लगा रहे हो। यहां आप चाय के लिए अनकाउंटेबल नाउन के लिए अ लगाने की कोशिश करें, जो गलत है। चाय के लिए, चाय के पहले आप कार्डिनल लगाने की कोशिश कर रहे हो, काउंटिंग वाला वर्ड लगाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं लग सकता। यहां आपने चाय को प्लूरल कर दिया, जो कि प्लूरल नहीं बना सकते हम। ठीक है ना, ये सही है। अब आपने अनकाउंटेबल नाउन के लिए फिर अ लगाने की कोशिश की, फिर आपने अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाने की कोशिश की, और यहां पे आपने फिर ये जो एन है ये आप किसके लिए लगाने की कोशिश कर रहे हो, अनकाउंटेबल नाउन की लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये गलत है। अगर आप ये सब कर पाए, अगर आप भी ये सब कर पाए तो इट मीन्स आपको भी ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया। ओके, सो गाइज दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। पूरी उम्मीद है कि आप ढंग से इनके नोट्स बना रहे हैं, इन्हें स्टडी कर रहे हैं, और अगर कोई कंफ्यूजन आती है आपको तो वीडियो एक बार फिर से देख सकते हो। और जबरदस्त आपको मैं नॉलेज ये दे रहा हूं, और इस कोर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। बाय बाय, जय हिंद।